यार, जरा सोचो, अगर बेसिक फ्रीडम्स ही ना हो तो जिंदगी कैसी होगी। मन की बात कहने की आजादी ना हो, अपना धर्म मानने की आजादी ना हो, इज्जत और बराबरी ना मिले। यहीं पे फंडामेंटल राइट्स आते हैं। ये एक शील्ड की तरह हैं जो हमें ऐसे अन्याय से बचाते हैं। ये राइट्स हमें कोई गवर्नमेंट नहीं देती, ये तो हमारे अंदर ही हैं, क्योंकि हम इंसान हैं। इंडिया में फंडामेंटल राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन को हमारे देश की रूल बुक समझो। ये राइट्स इतने जरूरी हैं कि इन्हें सबसे पहले रखा गया है पार्ट 3 में। इससे पता चलता है कि हमारे फाउंडिंग फादर्स ने इन्हें कितनी इंपॉर्टेंस दी थी। वो जानते थे कि एक स्ट्रांग डेमोक्रेसी के लिए इंडिविजुअल लिबर्टी बहुत जरूरी है। ये राइट्स हमें एम्पावर करते हैं। ये हमें इज्जत, बराबरी और आजादी से जीने की ताकत देते हैं। ये हमारी वेल बीइंग इंश्योर करते हैं और किसी भी एक्सप्लॉयटेशन से बचाते हैं। ये हमारी डेमोक्रेसी की नियम है और एक जस्ट और इक्विटेबल सोसाइटी के लिए बहुत जरूरी है। ये फंडामेंटल राइट्स का आइडिया आया कहां से? देखो यार, नेचुरल राइट्स का कॉन्सेप्ट तो सदियों से चला आ रहा है, लेकिन मॉडर्न अंडरस्टैंडिंग हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स जैसे कि मैग्ना कार्टा और यूएस कॉन्स्टिट्यूशन के बिल ऑफ राइट्स से आई। ये डॉक्यूमेंट्स रेवोल्यूशनरी थे। उन्होंने रूलर्स के एब्सोल्यूट पावर को चैलेंज किया और सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स असर्ट किए। इंडिया ने अपने फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान इन ग्लोबल मूवमेंट से बहुत इंस्पिरेशन ली। हमारे लीडर्स, खासकर जवाहरलाल नेहरू, ने ऐसे राइट्स को अपने कॉन्स्टिट्यूशन में एनश्राइन करने की इंपॉर्टेंस को पहचाना। नेहरू रिपोर्ट, जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट के दौरान एक क्रूशियल डॉक्यूमेंट था, उसने बिल ऑफ राइट्स की जरूरत पर जोर दिया। यह विजन 1950 में पूरा हुआ जब इंडिया ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया। इस डॉक्यूमेंट ने यूएस बिल ऑफ राइट्स से बहुत कुछ लिया, जिसमें इक्वालिटी, फ्रीडम और जस्टिस के प्रिंसिपल्स शामिल थे। हालांकि यह बस कॉपी नहीं था। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने इन प्रिंसिपल्स को इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अडैप्ट किया, एक ऐसा डॉक्यूमेंट बनाया जो यूनिवर्सल और डिस्टिंक्टली इंडियन दोनों था। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 3, जो आर्टिकल्स 12 से 35 तक है, सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के बारे में है। इस सेक्शन को अक्सर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हार्ट एंड सोल कहा जाता है। यह 6 फंडामेंटल राइट्स बताता है जो हर इंडियन सिटीजन एंजॉय करता है। पहला, राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल्स 14 to 18। दूसरा, राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल्स 19 to 22। तीसरा, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल्स 23 to 24। चौथा, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल्स 25 to 28। पांचवा, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, आर्टिकल्स 29 to 30। और छठा, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल 32। ये राइट्स एब्सोल्यूट नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन इन राइट्स पर कुछ सिचुएशंस में रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस अलाउ करता है, जैसे कि पब्लिक ऑर्डर या नेशनल सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए। हालांकि कोई भी रिस्ट्रिक्शन जस्टिफाइड और प्रोपोर्शनेट होनी चाहिए उस ऑब्जेक्टिव के हिसाब से जो अचीव करना है। इन राइट्स को पार्ट 3 में इंक्लूड करने से ये एनफोर्सेबल बनते हैं। इसका मतलब है कि अगर हमारे राइट्स वायोलेट होते हैं तो हम कोर्ट्स जा सकते हैं अपनी प्रोटेक्शन के लिए। यही वो चीज है जो फंडामेंटल राइट्स को दूसरे राइट्स से अलग बनाती है, जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी नहीं करता। क्या होता है जब हमारे फंडामेंटल राइट्स वायोलेट होते हैं? हम हेल्प के लिए किसके पास जाएं? यहीं पे जुडिशरी का, खासकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का रोल क्रूशियल हो जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट को यह पावर देता है कि वो इन राइट्स को एनफोर्स कर सके। इस आर्टिकल को पार्ट 3 का हार्ट एंड सोल माना जाता है। ये किसी भी सिटीजन को डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट अप्रोच करने की परमिशन देता है अगर उनके फंडामेंटल राइट्स वायोलेट होते हैं। सुप्रीम कोर्ट फिर रिट्स या ऑर्डर्स इश्यू कर सकता है उन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। ऐसे समझो, कॉन्स्टिट्यूशन हमें राइट्स देता है और सुप्रीम कोर्ट उन राइट्स का गार्डियन बन के काम करता है। फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने में सुप्रीम कोर्ट का रोल समय के साथ इवॉल्व हुआ है। लैंडमार्क जजमेंट्स के जरिए इसने इन राइट्स के दायरे को एक्सपैंड किया है और उनके इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन को इंश्योर किया है। इसने ऐसे लॉज को भी स्ट्राइक डाउन किया है जो इन राइट्स का इंफ्रिंजमेंट करते हैं, हमारे फ्रीडम्स के विजिलेंट प्रोटेक्टर की तरह काम करते हुए। सेक्शन 5, राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल्स 14 to 18। किसी भी डेमोक्रेसी का कॉर्नरस्टोन होता है राइट टू इक्वालिटी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स 14 to 18 हर सिटीजन को यह राइट गारंटी करते हैं। आर्टिकल 14
लॉ के सामने इक्वालिटी और लॉ का इक्वल प्रोटेक्शन इंश्योर करता है। इसका मतलब है कि लॉ सब पे इक्वली अप्लाई होता है, चाहे उनका बैकग्राउंड या स्टेटस कुछ भी हो। आर्टिकल 15 रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स या बर्थ प्लेस के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट करता है। इस आर्टिकल का एम है एक ऐसा सोसाइटी क्रिएट करना जो प्रेजुडिस और डिस्क्रिमिनेशन से फ्री हो, जहां सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज हों। आर्टिकल 16 पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के मैटर्स में इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी गारंटी करता है। इसका मतलब है कि सभी सिटीजन्स के पास मेरिट के बेसिस पे गवर्नमेंट जॉब सिक्योर करने का इक्वल चांस है, ना कि उनके बैकग्राउंड की वजह से। आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस को अबॉलिश करता है, एक हिस्टोरिकल इविल जिसने सोसाइटी के कुछ सेक्शंस के साथ डिस्क्रिमिनेट किया था। फाइनली आर्टिकल 18 रई बहादुर या सर जैसे टाइटल्स को अबॉलिश करता है, एक ऐसे सोसाइटी को प्रमोट करता है जो इक्वालिटी पे बेस्ड हो, ना कि इनहेरिटेड प्रिविलेजेस पे। ये आर्टिकल्स एक ऐसा सोसाइटी क्रिएट करने के लिए क्रूशियल हैं जहां हर किसी के साथ डिग्निटी और रिस्पेक्ट से ट्रीट किया जाए, चाहे उनका बैकग्राउंड कुछ भी हो। सेक्शन 6 राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल्स 19 to 22। इंडिविजुअल लिबर्टी और ऑटोनॉमी के लिए राइट टू फ्रीडम बहुत जरूरी है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स 19 to 22 सिटीजन्स को वेरियस फ्रीडम्स गारंटी करते हैं। आर्टिकल 19 पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 6 फंडामेंटल फ्रीडम्स गारंटी करता है। पहला, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ये हमें अपने व्यूज फ्रीली एक्सप्रेस करने की परमिशन देता है, चाहे वो वर्ड्स, राइटिंग या किसी भी अदर फॉर्म ऑफ मीडिया के थ्रू हों। दूसरा, फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली। हम पीसफुली गैदर हो सकते हैं प्रोटेस्ट करने के लिए या उन कॉजेज के लिए डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए जिनमें हम बिलीव करते हैं। तीसरा, फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशंस। हम एक साथ आ सकते हैं और वेरियस पर्पसेस के लिए ग्रुप्स या ऑर्गेनाइजेशंस फॉर्म कर सकते हैं। चौथा, फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट इंडिया। हम फ्री हैं ट्रैवल करने के लिए और कंट्री के किसी भी पार्ट में रिजाइड करने के लिए। पांचवा, फ्रीडम टू रिजाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया। हम चूज कर सकते हैं कि हम कहां रहना चाहते हैं और अपनी लाइफ बिल्ड करना चाहते हैं। और छठा, फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन। हमारे पास राइट है अपने करियर्स चूज करने का और अपनी लाइवलीहुड्स परस्यू करने का। आर्टिकल्स 20, 21 और 22 रिस्पेक्टिवली कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी और प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन के मैटर्स में प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। ये आर्टिकल्स इंश्योर करते हैं कि जब कोई क्राइम के लिए अक्यूज हो तब भी इंडिविजुअल के बेसिक राइट्स प्रोटेक्टेड रहें। सेक्शन 7 राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल्स 23 to 24। किसी भी फॉर्म के फोर्स्ड लेबर या एक्सप्लॉयटेशन से इंडिविजुअल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन बहुत क्रूशियल है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स 23 और 24 ये राइट गारंटी करते हैं। आर्टिकल 23 ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स, बीगार, बिना पे के फोर्स्ड लेबर और अदर फॉर्म्स ऑफ फोर्स्ड लेबर को प्रोहिबिट करता है। ये आर्टिकल हर इंडिविजुअल की इनहेरेंट डिग्निटी और किसी भी फॉर्म के एक्सप्लॉयटेशन से फ्री होने के उनके राइट को रिकॉग्नाइज करता है। आर्टिकल 24 14 ईयर्स से कम एज के चिल्ड्रन को फैक्ट्रीज, माइंस या अदर हैजर्डस ऑक्यूपेशंस में एम्प्लॉय करने को प्रोहिबिट करता है। इस आर्टिकल का एम है बच्चों को एक्सप्लॉयटेड होने से प्रोटेक्ट करना और उनके एजुकेशन और एक हेल्थी चाइल्डहुड के राइट को इंश्योर करना। ये आर्टिकल्स इंडिया के कमिटमेंट को रिफ्लेक्ट करते हैं, सभी फॉर्म्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन को इरेडिकेट करने के लिए और एक ऐसा सोसाइटी क्रिएट करने के लिए जो ह्यूमन डिग्निटी को वैल्यू करता हो। सेक्शन 8 राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल्स 25 to 28। इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है जहां अलग अलग रिलीजन्स के लोग रहते हैं। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो आर्टिकल्स 25 to 28 में एनश्राइंड है, इस डाइवर्सिटी को रिकॉग्नाइज और प्रोटेक्ट करता है। आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस और किसी भी रिलीजन को प्रोफेस, प्रैक्टिस और प्रोपेगेट करने का राइट गारंटी करता है। इसका मतलब है कि हर इंडिविजुअल के पास राइट है अपनी रिलीजन चूज करने का और उसे फ्रीली प्रैक्टिस करने का। आर्टिकल 26 रिलीजियस डिनोमिनेशंस को राइट देता है कि वो रिलीजन के मैटर्स में अपने अफेयर्स खुद मैनेज कर सकें। ये डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटीज को अलाउ करता है कि वो खुद को अपने बिलीफ्स और प्रैक्टिसेस के हिसाब से गवर्न कर सकें। आर्टिकल 27 स्टेट को प्रोहिबिट करता है किसी भी पर्सन को किसी पार्टिकुलर रिलीजन के प्रमोशन के लिए टैक्सेस पे करने के लिए कंपेल करने से। ये इंश्योर करता है कि स्टेट सेक्युलर रहे और किसी एक रिलीजन को दूसरों के ऊपर फेवर ना करे। आर्टिकल 28
स्टेट फंडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में रिलीजियस इंस्ट्रक्शन को प्रोहिबिट करता है। ये कंट्री के सेक्युलर फैब्रिक को और स्ट्रेंथन करता है और इंश्योर करता है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का यूज किसी पार्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट करने के लिए ना हो। सेक्शन 9 कंक्लूजन, आवर राइट्स, आवर स्ट्रेंथ। फंडामेंटल राइट्स हमारे डेमोक्रेसी का बेडरॉक है। ये हमें एम्पावर करते हैं, हमारे फ्रीडम्स को प्रोटेक्ट करते हैं और हमारी डिग्निटी इंश्योर करते हैं। ये हमारे फाउंडिंग फादर्स के विजन का टेस्टामेंट है, जिन्होंने एक ऐसे इंडिया का ड्रीम देखा था जहां सबके साथ इक्वालिटी और रिस्पेक्ट से ट्रीट किया जाए। ये राइट्स बस पेपर पे लिखे वर्ड्स नहीं हैं, ये लिविंग ब्रीदिंग प्रिंसिपल्स हैं जिनका हमारी लिव्स पे रियल इंपैक्ट है। ये हमारा ड्यूटी है कि हम इन राइट्स को समझें और रिस्पॉन्सिबली एक्सरसाइज करें। हमें इन राइट्स पे होने वाले किसी भी इंफ्रिंजमेंट के खिलाफ विजिलेंट भी रहना चाहिए। फंडामेंटल राइट्स को सेफगार्ड करने का जर्नी कंटिन्यूअस है। एक सोसाइटी की तरह हमें एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए स्ट्राइव करना चाहिए जहां ये राइट्स न सिर्फ प्रोटेक्टेड हों बल्कि ट्रूली चेरिश्ड हों सभी के द्वारा। याद रखें कि हमारे राइट्स हमारी स्ट्रेंथ हैं और इन्हीं के थ्रू हम सभी इंडियंस के लिए एक जस्ट और इक्विटेबल फ्यूचर सिक्योर करते हैं।